जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आपको मनोरंजक कहानियां और पुराने किस्से सुनने के लिए मिलते हैं। आज की कहानी भी बड़ी लाजवाब है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कहानी से रिलेटेड अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे प्रदेश में एक नगर बसा हुआ था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी जाया करते थे। उसी नगर में एक धनी सेठ का निवास था। उसकी हवेली ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। हवेली का आंगन बाग और फूलों से भरा हुआ था, और हवेली के कोठरे अनाज और सुख सुविधाओं से भरे हुए थे। वैसे तो सेठ ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया था, पर उसके स्वभाव में कठोरता और अभिमान भी समाया हुआ था। उसे अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत ही अधिक गर्व था। सेठ की एकमात्र संतान उसका पुत्र था। पुत्र एकदम शांत स्वभाव और पिता की आज्ञा मानने वाला था। जब सेठ का पुत्र युवा हुआ तो सेठ ने उसके लिए एक योग्य कन्या की खोज शुरू कर दी। अंततः एक ऐसे परिवार की कन्या को चुना गया जिसकी ख्याति उसके संस्कारों और सादगी के लिए प्रसिद्ध थी। उस कन्या का नाम था शीलवती। शीलवती बचपन से संयमी और विचारशील थी। उसकी वाणी में मधुरता और व्यवसाय में नम्रता थी। विवाह के बाद शीलवती हवेली में बहू बनकर आई तो उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह इस घर को अपना समझकर पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। वह हर रिश्ते का सम्मान देगी, चाहे कोई भी स्नेह दे या उपेक्षा करे। हवेली में उसके आने के बाद वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। सुबह वह सबसे पहले उठती, स्नान करके पूजा पाठ करती और फिर पूरे घर की व्यवस्था संभालती थी। नौकर चाकर भी उसके व्यवहार से बड़ी प्रसन्न रहते थे। वह किसी को डांटती नहीं थी, बल्कि प्रेम से समझा दिया करती थी। शीलवती की सास का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था। शीलवती स्वयं उसके पास बैठकर उसकी सेवा करती, दवाइयाँ देती और उन्हें धैर्य बंधाती थी। सेठ शीलवती को यह सब करते हुए देखता तो उसे कुछ संदेह सा होता था, क्योंकि सेठ के स्वभाव में ही संदेह भरा हुआ था। वह किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करता था। फिर भी वह उन्हें मानने लगा कि बहू के आने के बाद व्यापार में लाभ बढ़ा है, खेतों में अच्छी फसल हो रही है और घर में पहले से अधिक शांति भी है। पर शीलवती के जीवन का एक ऐसा रहस्य था जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकती थी। बचपन में वह एक बार अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। उसी यात्रा में उसकी भेंट एक सिद्ध साधु से हुई थी। साधु ने उसके चेहरे पर असामान्य तेज देखा और उसे उसके पास बुलाया। साधु ने शीलवती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हें पशु पक्षियों की भाषा समझने का वरदान प्राप्त होगा, पर साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि यह रहस्य उसने किसी के साथ साझा किया या किसी के सामने यह बात प्रकट की तो उसे अपमान, अलगाव और पीड़ा सहनी पड़ेगी। शीलवती ने उसी दिन से उस विद्या को अपने मन में छुपा कर रखा। उसने इसे कभी घमंड का कारण नहीं बनने दिया। वह जानती कि हर ज्ञान का उपयोग करना जरूरी नहीं होता। समय बीतता गया। एक दिन की बात है। वर्षा का मौसम था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब लोग भोजन करके अपने अपने कक्ष में सो गए थे। शीलवती भी अपने कक्ष में लेटी हुई थी, पर उसे अभी नींद नहीं आई थी। तभी उसने आंगन में आती हुई आवाज़ें सुनी। वह ध्यान से सुनने लगी। आंगन में एक बूढ़ा कुत्ता और एक चालाक बिल्ली बैठे आपस में बातें कर रहे थे। कुत्ता कह रहा था, भोभो, इस हवेली की नींव के नीचे बरसों पहले सेठ के पूर्वजों ने बहुत सारा धन दबा दिया था। वह धन आज भी वही है, पर किसी मनुष्य का उसे पता नहीं है। बिल्ली ने हंसते हुए कहा कि इस घर में एक ऐसी बहू है जो यह सब समझ सकती है, यदि वह हमारी बात सुन ले तो, क्योंकि वह पशु पक्षियों की बातें समझ सकती हैं। यदि वह चाहे तो घर के स्वामी को इस बारे में बता भी सकती है। यह सुनकर शीलवती के मन में एक अजीब सी प्रतिक्रिया हुई। उसे लगा जैसे बहुत बड़ा रहस्य उसके सामने खुल गया हो। वह स्वयं को रोक नहीं पाई और उसके होठों से हल्की मुस्कान आ गई। उसी क्षण दुर्भाग्यवश सेठ की भी नींद खुल गई और आहट सुनकर वह आंगन में आ गया। अपनी बहू को इस तरह अंधेरी रात में ऐसे मुस्कुराते देखकर सेठ के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसका स्वभाव तो पहले ही संकरालु था। उसने बिना सोचे समझे मन में कल्पनाएं कर ली। उसे लगा कि बहू का व्यवहार ठीक नहीं है, बहू चरित्रहीन हो सकती है। देखो कैसे रात में खड़ी मुस्कुरा रही है, लगता है कोई इसे मिलने आया होगा।
अगले दिन सुबह सवेरे ही सेठ ने एक सभा बुलाई और बहू पर बिना प्रमाण के आरोप लगा दिए। शीलवती स्तब्ध रह गई। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश भी नहीं की। वह जानती थी कि यदि उसने सच बताया तो साधु की चेतावनी सत्य हो जाएगी। इसलिए शीलवती ने मौन को ही अपना हथियार बनाया। सेठ के क्रोध में आकर बहू को घर से निकालने का आदेश दे दिया। पुत्र भी पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाया। आंसुओं के साथ शीलवती ने हवेली छोड़ दी। उसके पास ना धन था ना सहारा, बस ईश्वर पर विश्वास था। वह दूर एक छोटे से गांव में रहने लगी। वहाँ उसने सादा जीवन अपनाया। दिन में मेहनत करती और रात में ईश्वर से प्रार्थना करती। उसने अपने मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रखी थी। इधर हवेली में समय बीतता गया। एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि एक बार जाकर जंगल में बहू का समाचार लिया जाए, देखे तो सही वह अपनी हरकतों से बाज आई कि अभी भी ऐसे ही चरित्रहीन है। यह सोचकर सेठ रात के अंधेरे में घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चल दिया और बहू की कुटिया के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर बहू खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। तभी कुटिया की खिड़की के पास एक पेड़ पर बैठे कौवे ने कामना शुरू की। काऊ काऊ कुछ कह रहा था। बहू उसकी भाषा समझ गई और कौवे को छिड़कते हुए बोली, चुप हो जाओ रे कागड़ले। पशु पक्षियों की यह भाषा समझने का वरदान मेरे लिए अभी साफ हो गया है। एक बार मैंने कुत्ते बिल्ली की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। तभी मेरे ससुर की आँख खुल गई और उसने अंधेरे में मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया तो मुझ पर लांछन लगाकर घर से निकाल दिया था। अभी तो कह रहा कि मेरी कुटिया के पास कोई संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करती। जा चला जा यहाँ से। सेठ चुपचाप खड़ा यह सब सुन रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी कि उस रात क्या हुआ था। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उस रात मेरी बहू ने कुत्ते बिल्ली की ऐसी कौन सी बात सुनी जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी काग फिर से काऊ काऊ करने लगा। शीलवती अब गुस्से में भरकर बोली, अरे कागले, मैं क्या करूं? उस हवेली के नीचे अगर धन दौलत दबा है तो खजाना दबा है। तो उस दिन कुत्ते बिल्ली भी उसी खजाने की बात कर रहे थे और कहीं उन्हीं की बात सुनकर मेरे चेहरे पर वह रात के अंधेरे में मुस्कुराहट आ गई थी और सोच रही थी कि सुबह उठकर ससुर जी को सब बताऊंगी कि हमारी हवेली के नीचे खजाना दबा हुआ है। पर देखो, ये तो मेरा दुर्भाग्य था ना, मेरे ससुर का दुर्भाग्य कि उन्होंने बिना सोचे समझे मुझ पर लांछन लगा दिया। अब सोना दबा है तो दबा है, दबा रहने दे, मुझे क्या पड़ी है। इतना बोलकर शीलवती चुप हो गई। अब सेठ के सामने पूरा सच उजागर हो गया था। पर सेठ को संदेह करने की आदत थी। उसने जल्दी से इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फर्सी क्या। अब एक बार आंगन की खुदाई करवा के देख लेता हूँ कि मेरी बहू सच कह रही है झूठ। दबे पाँव सेठ वहाँ से वापस अपने घर आ गया और अगले दिन हवेली के आंगन की खुदाई शुरू करवा दी। थोड़ी सी गहराई के बाद ही खजाना दिखने लगा। सेठ की आंखों में चमक आ गई, पर साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने परिवार वालों को सब सच बता दिया। सब लोग सेठ की तरफ घृणा से देखने लगे। सेठ ने सबके सामने माफ़ी मांगी और पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू को घर वापस ले आया। दरवाज़ा खटखटाया। शीलवती ने कुटिया का दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर को देखकर वह स्तब्ध रह गई। ससुर ने हाथ जोड़कर उससे अपनी करनी की माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए कहा। अपने ससुर को माफ़ी मांगता देखकर शीलवती का हृदय द्रवित हो गया। परिवार के सभी सदस्य उसे अनुरोध कर रहे थे कि बहू को घर वापस ले आओ और सेठ जी को क्षमा कर दो। यह देखकर शीलवती कुछ कह ना सकी और अपने ससुर को क्षमा कर दिया। शीलवती और पूरे सम्मान के साथ अपनी हवेली में वापस आ गई। शीलवती का रहस्य सबके सामने उजागर हो चुका था। सो अब उसे किसी बात का डर नहीं था। वह खुलेआम कुत्ते बिल्लियों से बात करती, पशु पक्षियों से बात करती और हवेली के सब लोगों को उन बातों के बारे में बताती। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी
के साथ राधे राधे।